हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पर्सनालिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज पूरा व्यक्तित्व के मीन्स पर्सनालिटी के पूरा टॉपिक को कवर अप करेंगे। व्यक्तित्व का प्रकार क्या है हम लोग देखेंगे आज। व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, व्यक्तित्व की प्रकृति, विशेषताएं और कारक और स्वरूप। व्यक्तित्व का कारक और स्वरूप सारा टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। व्यक्तित्व के क्या क्या परिचय है, ठीक है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? तो सामान्य व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रंग, व्यक्तित्व के रूप, व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार आदि से है, ठीक है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं हम लोग? व्यक्ति का जो भी रूप है, रंग है, कद है, लंबाई, चौड़ाई, उसके गुण, ये सब से हम लोग का क्या होता है? व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व का संरचना होता है, व्यक्तित्व गठन होता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व में एक मनुष्य के ना केवल शारीरिक और मानसिक गुणों का बल्कि सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है, मीन्स मिलन होता है। यानी कि व्यक्तित्व में, ठीक है, व्यक्तित्व में केवल मनुष्य के शारीरिक संरचना को ही व्यक्तित्व नहीं कहते, या फिर सिर्फ उसके मानसिक संरचना को ही व्यक्तित्व नहीं कहते, बल्कि उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है उसमें, ठीक है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द से आया है। पर्सनालिटी का रूपांतरण है इसका। पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है, अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है, ठीक है। अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की पर्सोना शब्द से हुई है, ठीक है। अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द जो है अंग्रेजी शब्द के पर्सोना, जो कि यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द पर्सोना शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब या फिर मुखौटा, या फिर बोला जाए कि नकली चेहरा। हम लोग का व्यक्तित्व कैसा रहता है? ऊपर से बाहर से दिखता है इंसान का व्यक्तित्व, कि इंसान गोरा है, इंसान का व्यवहार कैसा है, इंसान का गुण क्या है, इंसान का मानसिक विशेषता क्या है, वो सब हमारा पर्सनालिटी है। हम लोग का दिखावट ऊपर का, तो ऊपर जो हम लोग का दिखता है वो हम लोग का पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी उसे ही हम लोग कहते हैं ना। तो इसीलिए बोला जाएगा, आमतौर पर बोला जाएगा कि एक प्रकार का नकाब है। पर्सनालिटी कैसा? हम लोग का एक प्रकार का नकाब है, हम लोग का मुखौटा है, ठीक है, नकली चेहरा है, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। व्यक्तित्व को इस शब्द के अनुसार बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है। यानी कि व्यक्तित्व को इस शब्द के अनुसार, इस शब्द में किस शब्द? नकाब या फिर मुखौटा, जैसे हम लोग बोलेंगे नकाब, ऊपर का मुखौटा के अनुसार उसके बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो परिभाषा देख लेते हैं किसका? तो वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है व्यक्तित्व को लेकर? तो व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक है, ठीक है। व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति का संपूर्ण गुण जो है, जो भी पूरा गुण है, वही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। कौन बोलता है ऐसा? वुडवर्थ बोलते हैं, ठीक है। एक ही परिभाषा हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के कितने प्रकार है और क्या क्या है? तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो है, उन्होंने व्यक्ति के गुणों के आधार पर, विभिन्न व्यक्ति के गुणों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, ठीक है, उनके प्रकार को बताया है। तो जंग द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जंग कोई यहाँ पे जंग लड़ाई पीट वाला जंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जंग एक क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है जंग। तो उनके द्वारा हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितना है, व्यक्ति का वर्गीकरण क्या क्या है। तो जंग ने लोगों को 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा है। क्या क्या? तो पहला है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी, तीसरा है मध्यमुखी।
ऐसा हम लोग डायग्राम कर लेंगे। जितने अच्छे से आप लोग डायग्राम करके आप लोग लिखेंगे, डायग्रामेटिक करके लिखेंगे, उतना अच्छा आप लोग का मार्क स्कोर होगा, उतना अच्छा मार्क आएगा। बीएड में हम लोग का डायग्राम नहीं करोगे तो आप लोग का मार्क नहीं आएगा अच्छा, ठीक है। अगर पैराग्राफ वाइज पूरा लिख देंगे, भर देंगे, तो ऐसा मार्क अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जितना अच्छा से डायग्राम कर लेंगे, तो इस रूप से हम लोग डायग्राम कर लेंगे कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या है। तो दो प्रकार है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मीन्स जो बाहरी, ठीक है। अंतर्मुखी मीन्स जो अंदर, ठीक है। बहिर्मुखी जो हम लोग का बाहरी दिखावा करते हैं, वैसे वाले व्यक्तित्व। और नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, बहिर्मुखी मीन्स जो बाहरी दिखावा करते हैं, वैसे व्यक्तित्व के लोग। और एक कैसे होते हैं, अंतर्मुखी, जो सिर्फ कुछ दिखावा नहीं करते, अपने मतलब खुद के लिए ही करते, वो होते हैं बहिर्मुखी। और जो दोनों का मिक्सिंग रहते हैं, ठीक है, वो मध्यमुखी कहलाते हैं। जो दोनों के मिक्स में रहते हैं, ना ही बहिर्मुखी होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से ना ही बहिर्मुखी होते हैं, ना ही अंतर्मुखी होते हैं, उसे मध्यमुखी कहते हैं। जो कि आमतौर पर अधिक लोग के किस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं, व्यक्ति मध्यमुखी की तरह, ठीक है, जो कि दोनों गुण होता है उनमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और मध्यमुखी। तो पहला है हम लोग का बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ये लोग सामाजिक मिलनसार, संतुष्ट, प्रसन्नचित, चिंताओं से मुक्त होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये लोग, तो सामाजिक मतलब सामाजिक रूप से मिलनसार होते हैं, ठीक है। सबसे क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हर काम हर चीज में संतुष्टि रखते हैं, खुद को संतुष्ट रहते हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, ठीक है। और चिंताओं से मुक्त रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि बहिर्मुखी वाले लोग हैं ना, वे हमेशा बाहरी विश्व की ओर उन्मुख रहते हैं। ये हमेशा कैसे रहते हैं, बाहर की ओर उन्मुख रहते हैं, ठीक है। हमेशा बाहरी दिखावा के तरफ उन्मुख रहते हैं। वे व्यक्ति सर्वदा दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति सर्वदा मीन्स हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा करते, कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी पूरा बहिर्मुखी के ऑपोजिट होता है। देखिए ये लोग बहिर्मुखी व्यक्ति लोगों से विपरीत होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, बहिर्मुखी लोग जो होते हैं उससे विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। कैसे, तो वो लोग क्या होते हैं, सामाजिक मिलनसार होते हैं, उन लोग पूरा खुल कर रहते हैं, उन लोग चिंता मुक्त रहते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, सामाजिक मिलनसार नहीं रहते। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग खुद मतलब खुद के बारे में सोचते हैं और उतना सामाजिक मिलनसार नहीं रहते, उतना किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं और क्या करते हैं, और दूसरों के दिखावा में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये अपेक्षाशील, आत्म केंद्रित तथा असामाजिक होते हैं। असामाजिक मीन्स उतना सामाजिक से मिलजुल कर नहीं रहते हैं, मीन्स अपने खुद अकेलापन में इनको अच्छा लगता है, अकेलापन में रहना, ठीक है। किसी से ज़्यादा ना ही बात करना। आप लोग भी देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत व्यक्ति जो कि किसी से बात करना उतना पसंद नहीं करते हैं और आत्म केंद्रित, अपने में ही उन लोग मग्न रहते हैं। और अपेक्षाशील मीन्स बहिर्मुखी से अपेक्षा होते हैं, मीन्स उल्टा होते हैं, ठीक है, उनसे अपेक्षा में। ये हंसी मजाक करना पसंद नहीं करते। ये लोग क्या होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्या करेंगे, सिर्फ अपने में ही खुश रहेंगे और काम से सिर्फ मतलब रखेंगे, ठीक है। इस टाइप के लोग ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे किसी से, ठीक है। तो ऐसे लोग किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। कार्य के प्रति कर्म को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति के क्या करते हैं, अपने कर्म के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, कार्य के प्रति कर्म के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं। ये केवल अपने आंतरिक संसार में ही व्यस्त रहते हैं, सिर्फ अपने अंदर में ही व्यस्त रहते हैं। वो ना ही ज़्यादा किसी से बात करेंगे, ना ही ज़्यादा किसी से घुल मिल सकते हैं, सिर्फ अपने में ही उन लोग व्यस्त रहते हैं। खुद को खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये दूसरों को खुश रखने का प्रयत्न नहीं करते, वो सिर्फ अपने में ही मग्न रहते हैं और खुद को कैसे खुश करेंगे बस उतना में ही उन लोग रहते हैं। थर्ड है हमारा
मध्यमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो मध्यमुखी वे लोग होते हैं जो ना पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहिर्मुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? ना ही पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होते हैं और ना ही बहिर्मुखी होते हैं। ना ही बोला जाएगा यानी कि ना ही अंतर्मुखी मीन्स ना ही क्या होते हैं, ना ही अंतर्मुखी मीन्स खुद में लगे रहते हैं और ना ही ज़्यादा समाज में रहते हैं, मतलब मिलजुल के दोनों मिक्सिंग वाले होते हैं ये। ऐसे व्यक्तियों में कुछ गुण अंतर्मुखी वाले तथा कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के कुछ गुण क्या होते हैं? अंतर्मुखी वाले होते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी वाले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों का मिश्रण होता है। हम लोग देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति कैसे होते हैं, अधिकतर व्यक्ति कैसे होते हैं, इस मध्यमुखी वाले होते हैं। मध्यमुखी व्यक्तित्व वाले अधिक लोग पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समाज में मिल के भी रहते हैं, खुल के भी बात करते हैं और उदास भी रहते हैं, मतलब तो बहुत लोग मध्यमुखी होते हैं अधिकतर व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है? व्यक्तित्व की विशेषता हो या फिर प्रकृति या फिर व्यक्तित्व का स्वरूप, हम लोग का तीनों सेम है। एग्जाम में आप लोग का व्यक्तित्व का विशेषता आए या फिर व्यक्तित्व का प्रकृति आए या फिर व्यक्तित्व का स्वरूप आए, आप लोगों को सेम ही आंसर लिखना है, ये सेम ही है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम व्यक्तित्व की प्रकृति आ गया, व्यक्तित्व का स्वरूप आ गया, हम तो विशेषताएं पढ़े हैं, लेकिन नहीं, व्यक्तित्व का विशेषता जो है स्वरूप भी वही है और प्रकृति भी वही है। ठीक है, सेम ही आंसर है हम लोग का। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है, कभी कभी पूछ लेता है व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, कभी कभी पूछ लेता है व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है। तो हम लोग का तीनों का आंसर सेम होगा, एक ही आंसर सेम है आप लोग का, तीनों का में वही लिखेंगे कुछ भी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग का पहला व्यक्तित्व की विशेषता या फिर व्यक्तित्व की प्रकृति या स्वरूप बोलेंगे कि व्यक्तित्व गतिशील है। व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व गतिशील है। व्यक्तित्व को गतिशील माना गया है। व्यक्तित्व को कैसा माना गया है? व्यक्तित्व को गतिशील माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधित गुणों में परिवर्तन आते हैं। बोला जा रहा है कि जन्म से लेकर गतिशील मतलब हमेशा चलने वाला। ठीक है, गतिशील मीन्स क्या होता है? गति करने वाला, हमेशा गति करने वाला। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधित गुणों में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। ठीक है, आते रहता है ना परिवर्तन। जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूरा बूढ़े होने तक एक व्यक्ति में एक ही तो व्यक्तित्व नहीं ना रहता है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। सेकंड है व्यक्तित्व आत्मचेतन। व्यक्तित्व आत्मचेतन होता है। ठीक है, कैसे? तो हर व्यक्ति में आत्मचेतन अवश्य होता है। हर व्यक्ति में आत्मचेतन अवश्य होता है। यह आत्मचेतन मीन्स क्या होता है? खुद के बारे में चेतन। ठीक है, तो यह आत्मचेतन उसके व्यक्तित्व की विशेषता होती है। ठीक है, आत्मचेतन होता है, आत्मचेतन जो है व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है। आत्मचेतन से अभिप्राय क्या है? स्वयं का ज्ञान। आत्मचेतन नाम सुन के ही समझ में आ जा रहा है कि आत्मचेतन मीन्स खुद का ज्ञान होना, खुद के बारे में सोचना, वो हो गया आत्मचेतन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला भी गया है आत्मचेतन का अभिप्राय मीन्स आत्मचेतन का मतलब क्या है? स्वयं का ज्ञान होना। बच्चों में आत्मचेतन का अभाव होता है। बच्चों में आत्मचेतन का क्या होता है? अभाव होता है, कमी देखने को मिलता है। उनको खुद के बारे में ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को ये ज्ञान रहता है क्या कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब उन लोगों को कुछ मतलब नहीं रहता। उन लोगों को बस खेलना है, खाना है, घूमना है, बस उन लोगों को इतना ही दरकार रहता है। ठीक है, उन लोगों को ये सबसे कुछ मतलब नहीं रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सबसे उन लोगों को मतलब नहीं रहता है। तो यही बोला जा रहा है कि बच्चों में आत्मचेतन की कमी देखने को मिलती है, कमी होती है, अभाव होता है। ठीक है, जब वह बड़ा होता है तो वह अपनी और उद्देश्य परक दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है। जब वह बड़ा होता है, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वह क्या करता है? अपनी और जब वह बड़ा होता है तो वह अपने उद्देश्य को सोचना शुरू करता है, अपने उद्देश्य की और दृष्टि देना,
मतलब सोचना और अपने उद्देश्य को पूरा करना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोचने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुपमता। अनुपमता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। व्यक्तित्व अपूर्व और अनुपम या विशिष्ट होते हैं। व्यक्ति कैसे होते? व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है वो अपूर्व होता है, सबसे अलग होता है, हट के होता है। सारे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी के व्यक्तित्व तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है कि अनुपम होता है, विशिष्ट होते हैं। हर व्यक्ति अपने ही ढंग का होता है, मीन्स अपना अपना ढंग के, अपने अपने सोच के अलग अलग होते हैं। किसी के भी व्यक्तित्व क्या होते हैं? सेम नहीं होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति चाहे वे समरूप समाज ही क्यों ना हो, एक समान का व्यवहार नहीं होता है। कोई भी दो व्यक्ति हो, चाहे वह मतलब एक भाई बहन ही क्यों ना हो, एक बहन बहन ही क्यों ना हो, या फिर जुड़वा भाई बहन या ट्विंस जिसे बोलते हैं, ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस भाई ट्विंस बहन, तो एक ही होते हैं, ट्विंस ही होते हैं। लेकिन उन लोग में भी क्या होते हैं? व्यक्तित्व उनके विभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक रूप का तो नहीं ना होता है। अगर दो बच्चे ट्विंस भी होते हैं तो एक कैसे होते हैं? थोड़ा डिफरेंस होता ही है। कोई काला होता है तो कोई थोड़ा सांवला होता है, कोई गोरा होता है तो थोड़ा सांवला होता है, कोई लंबा होता है तो कोई थोड़ा सा उससे हाइट में कम होता है, या फिर उन लोगों के सोच में अलग, हर कुछ भी चीज़ में उन लोग का क्या होता है? थोड़ा ना थोड़ा उन लोग अलग होते ही है। एक प्रकार का व्यक्तित्व नहीं हो सकता है, कोई भी हो। ठीक है, वो चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो। तो वही बोला जा रहा है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विशिष्ट या अनुपम अवश्य होता है, कुछ यूनिक होता ही है हर व्यक्ति के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य निर्धारित, बिट सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य निर्धारण करना। हर व्यक्ति का क्या होता है? अलग अलग लक्ष्य होता है। तो देखिए, हर व्यक्ति के व्यवहार में लक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है? लक्ष्य होता है ना। हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी न किसी लक्ष्य द्वारा निर्धारित होता है। हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को किसी लक्ष्य द्वारा निर्धारित करता है ना, तो वही बोला गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा सामाजिकता। सामाजिकता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे महत्वपूर्ण पक्ष है? तो सामाजिकता के अंतर्गत व्यक्ति का समाज के हर सदस्य के साथ संपर्क होता है। व्यक्तित्व, हर व्यक्ति कैसा होता है? समाज के साथ मिलजुल कर रहता है, समाज के तौर तरीके को अपनाता है, समाज जैसा करता है हर व्यक्ति वैसा करता है ना। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि सामाजिक के अंतर्गत व्यक्ति का समाज के हर सदस्य के साथ संपर्क होता है। हर व्यक्ति के साथ, समाज के हर व्यक्ति के साथ उनका संबंध होता है, संपर्क होता है, और वो लोग जैसे करते हैं हम भी वैसे करते हैं। और क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तनशील होते रहता है। हमारा व्यक्तित्व ये नहीं है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा एक ही व्यक्तित्व रहे, ऐसा नहीं है। चेंज होते रहता है धीरे धीरे, जैसा हम लोग का सामाजिक तौर पे हम लोग का चेंज होते रहता है। ठीक है, जो उस व्यक्ति में आत्मचेतन के साथ साथ सामाजिक चेतन भी पैदा करता है। जो क्या करता है? व्यक्ति में आत्मचेतन के साथ सामाजिक चेतन भी पैदा करता है। सामाजिक चेतन मीन्स कि समाज के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है, समाज का किस प्रकार से हम कुछ भी मदद करें, हेल्प करें, या फिर बहुत सारा चीज़। ठीक है, समाज चेतन में पैदा होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा निरंतरता। निरंतरता का अर्थ क्या होता है? मीन्स निरंतर चलने वाला। हम लोग का व्यक्तित्व कैसा होता है? हम लोग का व्यक्तित्व निरंतर चलने वाला होता है, हमेशा चलने वाला होता है। निरंतरता व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है। निरंतरता व्यक्ति की क्या होती है? महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कैसे? तो वातावरण के साथ निरंतर समायोजन को ही अच्छा व्यक्तित्व कहा जाता है। वातावरण के साथ निरंतर समायोजन को ही अच्छा व्यक्तित्व कहा जाता है। एक व्यक्ति हो जिसका अच्छा व्यक्तित्व हो, उसे कैसे हम लोग उसे अच्छा व्यक्तित्व वाले कहेंगे? कैसे? तो अच्छा व्यक्तित्व किसे कहा जाता है? एक
एक वातावरण के साथ निरंतर, मतलब जैसा वातावरण रहे उस रूप से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का चेंज कर ले, अपने व्यक्तित्व को चेंज कर ले, बदल ले, ठीक है, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाए, तो उसे ही हम एक अच्छा व्यक्तित्व कहेंगे, है ना, उसे ही हम एक अच्छा व्यक्तित्व कहेंगे। व्यक्ति के व्यवहार में निरंतरता का होना ही अच्छे व्यक्तित्व का संकेत है, ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार में निरंतरता का होना ही एक अच्छे व्यक्तित्व का संकेत है। अच्छा व्यक्तित्व किसे कहेंगे? जो कि निरंतर चलते रहता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति का एक ही व्यक्तित्व नहीं रह सकता है, ठीक है। अगर रहता है तो उसे एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में हम लोग नहीं देख सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के व्यक्तित्व चेंज होते रहते हैं, उसके वातावरण के अनुसार चेंज होते हैं, उसके समाज के अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे चेंज होते रहते हैं। एकीकरण, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकीकरण। व्यक्तित्व में ज्ञान, भावनाओं और क्रिया तीनों ही समान में एकीकृत होकर रहते हैं। व्यक्तित्व में ज्ञान, भावना और क्रिया तीनों ही क्या होते हैं? आपस में एक साथ होकर रहते हैं, ठीक है। इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों क्या होते हैं? एक होकर रहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मनोदेहिक, ठीक है, मनोदेहिक। सेकंड पॉइंट है हमारा मनोदेहिक। मनोदेहिक क्या होता है? तो व्यक्तित्व में मन और शारीरिक घनिष्ठ रूप से संगठित होते हैं। व्यक्तित्व में मन और शारीरिक क्या होते हैं? एक घनिष्ठ रूप से संगठित होते हैं। कैसे? तो व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मनोदेहिक होता है, मन और देह दोनों रूप से होता है। व्यक्तित्व का कोई भी काम हो वो मन होगा तो व्यक्तित्व वो क्रिया को करेगा, और उसका शरीर होगा तो वो व्यक्ति उस काम को कर पाएगा। तो इसीलिए हर क्रिया जो होता है, प्रत्येक क्रिया होता है जो वो मनोदेहिक होता है, ठीक है। अब व्यक्तित्व की विशेषताएं देखते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं है? तो हम व्यक्तित्व की विशेषताएं तो ऊपर में पढ़ लिए, तो इस रूप से आप लोग डायग्राम कर लीजिएगा कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो जितना अच्छे से डायग्राम करेंगे उतना अच्छा मार्क आएगा, स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम कर लीजिएगा कि व्यक्तित्व क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। व्यक्तित्व क्या होते हैं? आत्मचेतन होते हैं। व्यक्तित्व अनुपम होता है। व्यक्तित्व लक्ष्य निर्धारित होता है, निर्देशित होता है। और व्यक्तित्व सामाजिकता होता है। सामाजिकता से हमारे व्यक्तित्व का क्या होता है? गठन होता है। व्यक्तित्व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, मतलब निरंतर चलती है। हम लोग का व्यक्तित्व क्या होती है? निरंतरता होती है। व्यक्तित्व में निरंतर क्या होता है? चेंजेस होते रहता है, बदलाव होते रहता है, उसे ही एक अच्छा व्यक्तित्व कहेंगे हम लोग। व्यक्तित्व में क्या होता है? एकीकरण होता है, मनोदेहिक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम कर लीजिएगा, या फिर अलग तरीका से अगर डायग्राम करना चाहेंगे तो डायग्राम कर सकते हैं। जैसे इस हेडिंग को आप लोग गोल में ऐसे गोल करके ऐसे यहाँ पे लिख देंगे व्यक्तित्व की विशेषताएं, और ऐसे ऐसे करके यहाँ आप लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को लिख सकते हैं, अलग डायग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का इच्छा है, जैसे आप लोग करें, आप लोग को इच्छा। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। व्यक्तित्व की विशेषता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में हो, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो देखते हैं व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, विकास करता है, ठीक है। 3 कारक है व्यक्तित्व के विकास करने के लिए। कितने कारक है? 3 कारक है, याद रखिएगा। क्या क्या है? तो फर्स्ट है जैविक कारक, जिसे हम लोग आनुवांशिक कारक भी बोलते हैं, आनुवांशिक कारक, ठीक है, जो कि हमारा जन्म से होता है, जन्म होने से पहले से, जन्म से पहले से, मतलब माँ के गर्भ से ही हम लोग का होता है, जो उसे आनुवांशिक कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का पर्यावरणीय, जिसे हम लोग और एक नाम कहते हैं वातावरण कारक, ठीक है, जो कि वातावरण से होता है।
ठीक है, मतलब वातावरण के अनुसार हम लोग का जो व्यक्तित्व गठन होता है उसे वातावरण कारक कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है हम लोग का मनोवैज्ञानिक कारक। 3 है, एक है जैविक या आनुवांशिक कारक, याद रखिएगा, एक जैविक या आनुवांशिक कारक, दूसरा है पर्यावरणीय या फिर वातावरण कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है इसके अंदर, जैविक या आनुवांशिक कारक। वो क्या होता है, तो जैविक कारक से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जो कि आनुवांशिक होता है। ठीक है, जैविक कारक का मतलब क्या होता है, वह कारक होता है जो कि आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मीन्स जन्म से पहले से, मतलब हम लोग का जन्म होने से पहले से, माँ के गर्भ से ही हम लोग का जो होता है वो आनुवांशिक कहलाता है। ठीक है, तथा जन्म से पहले से ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं वैसे व्यक्तित्व को ही आनुवांशिक कारक कहते हैं। ठीक है, जो जन्म से पहले से ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारक बहुत सारे हैं। ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है शारीरिक संरचना। क्या शारीरिक संरचना, हम लोग का शरीर का जो संरचना है, बनावट है, रंग है, हम लोग का शरीर का रंग है, जो हम लोग के शरीर का बनावट है, जो वो क्या होता है, हम लोग का जन्म से मतलब जन्म से ही वैसे है ना, उससे तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना हमारे शरीर के बनावट को, तो वो हम लोग का क्या होता है, आनुवांशिक होते हैं। सबसे पहला है, किसी भी व्यक्ति के शरीर की संरचना या फिर रचना वंशानुक्रम पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति का शरीर का रचना जो होता है वो वंशानुसार, वंश के अनुसार या फिर वंशानुक्रम पर आधारित होता है, हमारे वंश के ऊपर आधारित होता है। जैसे हमारे माता, हमारे दादा दादी और हमारे जो भी पूर्वज होंगे, ठीक है, घर के जो भी नाना नानी, एक बच्चे का देखे होंगे, कोई बच्चा होता है जो कि हम लोग बोलते हैं अपने नाना पे गया है, अपनी नानी पे गया है, अपने दादा के जैसे शक्ल लिया है, अपने दादी के जैसा उसका क्या है, बिहेवियर है। ठीक है, इस रूप से हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका संरचना जो है, शरीर का संरचना जो है, वो शरीर का संरचना जो है वो कैसे होता है, वंशानुक्रम होता है, वंश के अपने वंशानुक्रम होता है, जो हम लोग के दादा हो या फिर जो भी हो होता है ना, बोलते हैं ना ऐसा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशानुक्रम पर आधारित होता है। शरीर की रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो व्यक्ति का रंग हुआ, गोरा है या फिर काला है, व्यक्ति का कद हुआ, व्यक्ति का भार हुआ, शारीरिक दोष मीन्स कोई बीमारी हुई व्यक्ति में, जो बीमारी है, कोई भी बीमारी होता है ना जो जन्म से होता है बच्चा का, वो हुआ। शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, बच्चा का शरीर अधिक बीमार होता है या फिर अधिक मतलब कोई बीमारी हो, ठीक है, आदि ये सब शामिल होते हैं। ये सब कब होते हैं, मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। जो भी हम लोग का हम लोग के पूर्वज, मतलब पूर्वज नहीं, हम जो भी बच्चों का दादा हो फिर या फिर उनके नाना हो, ठीक है, ऐसा उनके क्या होता है, वंशानुक्रम पर आधारित होता है, वंशागत के ऊपर आधारित होता है। क्या क्या, व्यक्ति का रंग, कद, ये सब। ठीक है, तो ऐसा हम लोग डायग्राम कर लेंगे। ठीक है, कि शारीरिक संरचना में क्या क्या आता है, तो शारीरिक संरचना में रंग आता है। देखिए, जितना पहले भी बताया है कि जितना आप लोग अच्छे से डायग्राम करेंगे अच्छा मार्क्स आएगा, तो डायग्राम करना बहुत ज़रूरी है। कुरुक्षेत्र वालों को बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है, डायग्राम नहीं करेंगे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स भी नहीं मिलेगा और बैक भी लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम करना है। ठीक है, जितने अच्छे से डायग्राम करेंगे, जो भी पॉइंट वाइज है पॉइंट सबको डायग्राम कर देंगे तो ऐसे देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसमें तो पॉइंट नहीं था, लेकिन हम लोग डायग्राम करेंगे कि शारीरिक संरचना में क्या क्या तो आता है, तो रंग आता है व्यक्ति का कद और भार आता है, व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य आता है, शारीरिक दोष आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डायग्राम कर लेंगे। सेकंड है हम लोग का, सेकंड है लिंग। ठीक है, ये भी क्या है, ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लिंग हुआ और क्या पढ़े हम लोग ऊपर में, शारीरिक संरचना हुआ, ये सब हम लोग किसके अंतर्गत कर रहे हैं। हम लोग का 3 था ना, हम लोग का क्या था, 3 था, 3 है। एक है जैविक या आनुवांशिक कारक, पर्यावरण कारक,
मनोवैज्ञानिक कारक। तो ये सारा हम लोग आनुवांशिक कारक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट गया शारीरिक संरचना, ये हम लोग का आनुवांशिक कारक है, ठीक है। दूसरा है हमारा लिंग। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो व्यक्तित्व पर लिंग का भी बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। भारतीय परिस्थिति में मतलब हम लोग के भारतीय परिस्थिति में हम लोग के संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में क्या होता है, हम लोग का बहुत व्यक्तित्व पर लिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ज़्यादातर भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं, हम अपने बच्चों में भी लिंग भेदभाव करते। लड़का है तो उसे हम लोग को ज़्यादा खिलाना है, अच्छे से खिलाना है, उसका अच्छा देखभाल करना है, उसे शिक्षा देना है, ऐसा करते हैं ना। बहुत लोग करते हैं, सभी लोग नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते हैं। और हम लड़की है तो उसे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, उसे अच्छा नहीं खिलाना है। लड़का है तो उसे फ्रूट्स वगैरह खिलाना है, ठीक है। ऐसा बहुत आज भी देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंग पर आधारित कर रहे हैं ये सब, ठीक है। कि वो लड़का है तो उसे अच्छे से पढ़ाना है, लड़की है तो उसे कम पढ़ाना है, ऐसा करते हैं ना। तो ये हम लोग का भारतीय परिस्थिति में होता है ऐसा अधिकतर। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हम लोग के इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग के व्यक्तित्व का संरचना होता है। जैसा हम लोग करेंगे वैसा हम लोग का व्यक्तित्व संरचना होगा ना, वैसा हमारा संरचना होगा। तो वही बोला जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़कियों के व्यक्तित्व के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। सेकंड पॉइंट है हम लोगों का बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। बुद्धि क्या होता है, हमारा जन्मजात होता है, मीन्स जन्म से ही हम लोग के अंदर होता है ना। बुद्धि व्यक्तित्व का एक आवश्यक तत्व है। बुद्धि क्या होता है, व्यक्तित्व का एक आवश्यक तत्व है। यदि किसी व्यक्ति का आकर्षक शरीर, रंग, ऊंचा कद है लेकिन बुद्धि का स्तर निम्न है तो क्या कहेंगे हम लोग, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका व्यक्तित्व उत्तम नहीं कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका क्या है, शरीर पूरा सुंदर है, मतलब शारीरिक सुंदरता है, गोरा है, देखने में लंबा है, ठीक है, मतलब सुंदर है देखने में, लेकिन उसका क्या हो, बुद्धि ना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका व्यक्तित्व तो उत्तम रहेगा क्या, उसे हम लोग उत्तम कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। उसे कोई आदर नहीं करेगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का आकर्षक शरीर, रंग, ऊंचा कद है लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि का स्तर निम्न है, कम है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व उत्तम नहीं माना जा सकता है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का व्यक्तित्व में बुद्धि का बहुत आवश्यक तत्व है। बुद्धि एक आवश्यक तत्व है हमारे क्या चीज में, व्यक्तित्व की संरचना में। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वातावरण संबंधी कारक। 3 कारक है ना, उसमें से सेकंड कारक है वातावरण संबंधी कारक, जो हम लोग का वातावरण के ऊपर निर्धारित होता है। मीन्स क्या होता है, हमारा वातावरण हमारे समाज के द्वारा निर्धारित होता है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार हमारे कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं तथा कुछ व्यवहार क्या होते हैं, वातावरण द्वारा अर्जित किए जाते हैं। बहुत मतलब मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम लोग का व्यक्तित्व में जो भी व्यक्तित्व का जो हम लोग का संरचना होता है वो कुछ जन्मजात होता है, जन्म के पूर्व से ही होता है, जन्म से ही होता है, लेकिन कुछ होता है जो कि हम लोग वातावरण से अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो वातावरण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामाजिक वातावरण, समाज द्वारा हम लोग अर्जित करते हैं। क्या क्या, तो सामाजिक वातावरण का बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण में समाज का विशेष रोल रहता है, बहुत रोल रहता है, ठीक है। जैसा हमारा समाज करता है वैसा हम सीखते हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं ना। हमारे समाज में जैसा रीति रिवाज होता है, जैसा तौर तरीका होता है, हम भी वैसा ही तौर तरीका करते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व वैसे ही चेंज होता है, ठीक है।
वही बोला गया है यहाँ। हम सामाजिक वातावरण में रहकर ही वहाँ की माया, रीति रिवाज, व्यवहार के विधि आदि सीखते हैं। हम समाज में रहते हैं और समाज में जैसा व्यवहार होता है, जैसा रीति रिवाज होता है, जैसा व्यवहार का विधि होता है, जैसा माया मोह होता है, ये सारा हम लोग कहाँ से सीखते हैं? हम लोग वातावरण से सीखते हैं, सामाजिक वातावरण से सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये सारा पॉइंट क्या चीज का है? वातावरण संबंधी कारक, ठीक है, जो सेकेंड कारक है। 3 कारक है ना, इसमें से दूसरा कारक के अंतर्गत ये सब आ रहा है, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण क्या है? तो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में उसकी सभ्यता तथा रहन सहन के ढंग का भी विशेष योगदान है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में, मनुष्य का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, तो उसमें सभ्यता, संस्कृति तथा रहन सहन के ढंग का भी विशेष योगदान रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। प्रत्येक संस्कृति अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां शामिल होते हैं, ठीक है। प्रत्येक संस्कृति अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां शामिल होते हैं प्रत्येक संस्कृति में, ठीक है। अतः जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जिस संस्कृति में व्यक्ति रहता है वहीं का क्या करता है? रीति रिवाज सीखता है, ठीक है। जैसे बिहार में व्यक्ति रहता है तो क्या सीखता है? बिहार का रीति रिवाज सीखता है। जो बंगाल में रहता है वो बंगाल का रीति रिवाज सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला गया है यहाँ पे। फोर्थ बीट है हमारा पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण ये भी एक वातावरण के अंतर्गत आता है, वातावरण कारक के अंतर्गत आता है। कैसे? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार का वातावरण भी एक शक्तिशाली कारक माना जाता है, ठीक है। कैसे? तो हमारे परिवार के अंदर जैसा हम लोग का रीति रिवाज रहेगा, जो भी हम लोग का माता पिता जैसा हम लोग करेंगे, हमारे घर के जो बड़े रहेंगे जैसा करेंगे वैसा हम लोग बच्चे सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि व्यक्तित्व के निर्माण में पारिवारिक जीवन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा हमारे पूर्वज करेंगे, हमारे घर के सदस्य करेंगे, हमारे घर के बड़े करेंगे, बड़े बुजुर्ग करेंगे, वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही व्यक्तित्व हमारा भी निर्माण होता है, ठीक है। स्कूल की वातावरण, नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल की वातावरण। स्कूल का वातावरण, स्कूल में भी सेम वही बोला गया है यहाँ पे कि परिवार के पश्चात बच्चा, परिवार से ज़्यादा बच्चा कहाँ रहता है? स्कूल में अधिकतर समय व्यतीत करता है, अधिकतर समय बिताता है, ठीक है। अतः स्कूल का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ना अवश्य है, अधिक पड़ेगा, ठीक है। बच्चों पर स्कूल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो परिवार के पश्चात बच्चा स्कूल में अधिक समय व्यतीत कर रहा है। तो स्कूल में जो भी टीचर जो रहेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ, जैसा स्कूल का वातावरण रहेगा, जैसा स्कूल में नियम रहेगा, वैसा बच्चा क्या करेगा? उसे अर्जित करेगा, ग्रहण करेगा। स्कूल में रहकर अनुशासन, नैतिक मूल्यों आदि से बच्चों का व्यक्तित्व क्या होगा? अत्यधिक प्रभावित होगा। स्कूल में जो भी नीति नियम, नैतिक मूल्य, जो भी अनुशासन सिखाया जाता है वो क्या करता है? बच्चा का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावित होता है, बच्चों के व्यक्तित्व में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आस पड़ोस। ये सारा बिट किस में जा रहा है? याद रखे रहिएगा, वातावरण संबंधी कारक, ठीक है। सेकंड है पॉइंट आस पड़ोस। हम लोग का आस पड़ोस से भी हम लोग सीखते हैं, हम लोग का व्यक्तित्व निर्धारण होता है। तो वही बोला गया है कि परिवार तथा स्कूल की भांति व्यक्तित्व आस पड़ोस के प्रभाव से भी अछूत नहीं रहता है, वह उससे भी क्या करता है? अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। सेकंड पॉइंट है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं मतलब क्या हो गया? चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया। इससे क्या करता है? वहाँ का रीति रिवाज, नियम सब हम लोग सीखते हैं ना। सेम वही बोला गया कि धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि, ये सब के नियम को भी हम लोग सीखते हैं। इस संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली धार्मिक गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं।
जो भी नियम यहाँ पे चलाया जाता है, जो भी धार्मिक गतिविधियाँ होती है, वो सारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और हम लोग का व्यक्तित्व भी उसी रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बस आप लोग अच्छे से सुनिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए, बीट्स सबको याद रखिए, बीट्स सबको नोट्स में लिख कर रखिए, कॉपी में लिख कर रखिए, क्योंकि बीट्स सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बीट्स सब आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो इसलिए बीट्स सबको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, और लिख के प्रैक्टिस करिए बीट सबको। बीट अच्छे से याद रखेंगे तो उसके अंदर आप लोग बस सुन लीजिए, 2-3 बार भी सुन लीजिए वीडियो को, अच्छे से पूरा अच्छे से याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा मित्र मंडली। मित्र मंडली क्या हो गया, दोस्त। ठीक है, दोस्त, हमारे दोस्त होते हैं ना, हमारे दोस्त के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, दोस्त जैसा व्यवहार करेगा, दोस्त जैसा सिखाएगा, दोस्त जैसा बोलेगा, मित्र जैसा व्यवहार करेगा, वैसा क्या करते हैं हम लोग, सीखते हैं। बोलते हैं ना, बोलते हैं, हमारे घर वाले भी बोलते होंगे कि जिस जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसा सीखोगे। तो वही चीज है कि बच्चा काफी समय अपनी मित्र मंडली में रहकर बिताता है, व्यतीत करता है ना। अतः मित्र मंडली के सदस्यों का व्यक्तित्व भी बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। जैसा मित्र मंडली का व्यवहार रहेगा वैसे ही बालक का भी व्यवहार वैसे ही होगा, है ना। अगर मित्र मतलब अगर अच्छे बच्चे रहे जो कि अच्छा व्यवहार करते रहे तो बच्चों का व्यवहार भी वैसा अच्छा होगा। कोई मित्र में गाली देता हो या फिर गंदी बातें करता है तो हमारे बच्चे भी क्या करते हैं, उसे अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि मित्र मंडली के सदस्यों का व्यक्तित्व जैसा रहता है बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा हम लोग का तीसरा और लास्ट पॉइंट है हम लोग का कारक का। 3 कारक था ना, तो तीसरा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, जो कि क्या है, लास्ट कारक है, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में मनोवैज्ञानिक कारक भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक है, जैसे कि फर्स्ट है इच्छा शक्ति। मनोवैज्ञानिक जो हमारे मन से रिलेटेड, जो हमारे इच्छा, रुचि, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इच्छा, हम लोग का जो इच्छा होता है वो इच्छा शक्ति। तो इस शक्ति, इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। इच्छा शक्ति क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। कैसे, तो देखिए सुनिए, अगर हम लोग को कोई भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज से रिलेटेड हो, तो हम लोग के अंदर अगर उस चीज के प्रति इच्छा नहीं होगा, इच्छा जागरूक नहीं होगा, तो हम उसे अच्छे से नहीं करेंगे ना। हम लोग के अंदर कुछ चीज का इच्छा रहता है तो ही हम उसे क्या करते हैं, अच्छे से और करते हैं। अगर हम लोग को वो चीज इच्छा ही ना रहा है, हम लोग को उस चीज के प्रति कोई भी इच्छा ना रहा, थोड़ा भी इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो हम लोग उस काम को क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे। किसी के प्रेशर के देने से हम लोग वो काम नहीं कर सकते जब तक हम लोग के अंदर इच्छा ना हो, है ना। तो वही चीज बोला गया कि इच्छा शक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से अभिप्राय है, दृढ़ इच्छा मीन्स मतलब अधिक इच्छा शक्ति से मतलब अभिप्राय है, मीन्स मतलब है कि जब व्यक्ति कुछ भी करने के लिए ठान ले तो उसे करके ही या फिर प्राप्त करके ही छोड़ता है ना। अगर कोई चीज हम लोग करने के लिए ठान लिए तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करके ही मानते हैं या छोड़ते हैं, प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व सदा असमंजस की स्थिति में ही रहते हैं। जो दुर्बल इच्छा शक्ति, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा असमंजस में रहेंगे कि वो काम करे नहीं करे, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए वही बोला गया है कि अच्छे व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं, इच्छा शक्ति उनमें बहुत अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा रुचि एवं दृष्टिकोण।
रुचि एवं दृष्टिकोण। वही जैसे इच्छा शक्ति है वही हम लोग का रुचि है, जो हम लोग का रुचि रहेगा जिसमें वो काम अच्छे से करेंगे। तो व्यक्ति की रुचियां और दृष्टिकोण उसके व्यवहार के तरीके तथा व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, बहुत प्रभाव डालते हैं। हमें हर कार्य तथा व्यवहार में रुचि का कुछ ना कुछ अंश अवश्य होता है। कुछ भी काम करें हम लोग, उसमें रुचि का रोल अवश्य रहता है, वो कम हो या फिर ज्यादा हो, उसमें रुचि रहता है। ठीक है, अगर हम रुचि नहीं रहा तो वो चीज हम लोग नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये सारा पॉइंट किस में जा रहा है, हम लोग का मनोवैज्ञानिक कारक में जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इस सब पॉइंट को लिख के रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है व्यक्ति तथा सामाजिक विकास, बुद्धि तथा मानसिक विकास। बुद्धि तथा मानसिक विकास, व्यक्ति के निर्माण में उसकी बुद्धि तथा मानसिक विकास का बहुत अधिक हाथ होता है। व्यक्ति के विकास में क्या होता है, व्यक्ति का जब विकास होता है तो उसकी बुद्धि तथा उसके मानसिकता का बहुत अधिक रोल रहता है। हम लोग का डेवलप होता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का डेवलप होता है, तो हम लोग का डेवलप कैसे होता है, हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम लोग अपने मानसिक विकास, हम लोग का मानसिक विकास होता है। ठीक है, हम लोग का बुद्धि क्या होता है, अधिक होता है, बुद्धि तेजी से चलता है, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग डेवलप होते हैं, हम लोग अच्छे अच्छे काम सोचेंगे, अच्छे अच्छे चीज सोचेंगे और उसे क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। तो वही बोला गया है कि जितना बुद्धि क्या होता है, हम लोग के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, और हम लोग का बुद्धि और मानसिक विकास का बहुत अधिक हाथ रहता है। किसमें, हम लोग का व्यक्तित्व के विकास में। उसका व्यवहार उसकी मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, उसकी मानसिक क्षमता जैसी रहेगी उस पर निर्धारण करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक कारक का संवेगात्मक विशेषताएं। संवेगात्मक विशेषताएं मीन्स इमोशनल। ठीक है, व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताएं तथा उसका स्वभाव उसके व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति की संवेगात्मक विशेषताएं तथा उसका स्वभाव जो होता है व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करता है। व्यक्ति अगर दुखी है तो क्या होगा, उसका व्यक्तित्व भी दुखी रहेगा। ठीक है, उदास रहेगा, उसका व्यक्तित्व भी क्या है, खुशहाली नहीं रहेगा उसकी लाइफ में, तो क्या होगा, व्यक्तित्व भी उसी रूप से निर्धारण होगा। ठीक है, तो वही बोला गया है, सकारात्मक संवेग तथा नकारात्मक संवेगों का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ हो, व्यक्ति खुश हो, ठीक है, तो उसका व्यक्तित्व क्या होता है, विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी दुखी में हो, ठीक है, कोई दुख में हो, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी रूप से विकास नहीं हो पाता है। एक क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव एक शांत व्यक्ति से भिन्न होता है, शांत व्यक्ति के स्वभाव से भिन्न होता है, मीन्स अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।